हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पहले चैप्टर की यानी कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र की थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। अब थ्योरी के बाद जो आते हैं इसके वो न्यूमेरिकल्स पोर्शन यानी आंकिक प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पे धीरे धीरे करके आपके लिए इस चैप्टर के कुछ मैथमेटिकल पोर्शन यानी आंकिक प्रश्न से आपको रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पे आंकिक प्रश्न जो है वो उसमें क्रमबद्ध तरीके से करके सबसे पहला क्वेश्चन आता है, यदि शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक 81.0 हो। यदि शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक 81.0 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता क्या होगी। तो देखिए क्या दे रखा हमें, शुद्ध जल का पैरावैद्युतांक दे रखा। और मैंने बताया था, जब मैंने डेरिवेशन कराया था इस चैप्टर को आपको बताया था, समझाया था, तो उसमें बताया था पैरावैद्युतांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो के बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 81.0। ठीक है। और जबकि अपसालन जीरो कितना होता है, अपसालन जीरो की वैल्यू मैंने आपको थ्योरी में आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में आपको निकाल के दिखाई थी। और ये वो अपसालन जीरो कितना होता था, 8.85 10⁻⁻12। ये अपसालन जीरो होता है, फिक्स वैल्यू होती है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। और वैसे तो जब आंकिक आता है तो ये वैल्यू अधिकांश से क्वेश्चन पेपर में दी होती है। तो 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होती है अपसालन जीरो की वैल्यू। और क्या पूछा है, इस माध्यम की क्या निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछी है। निरपेक्ष वैद्युशीलता मतलब अपसालन पूछा है। ये क्या होती है अपसालन जीरो, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता, जबकि ये होती है अन्य किसी माध्यम की वैद्युशीलता। अपसालन पूछा है तो अपसालन में के में और अपसालन जीरो में ये संबंध होता है, यानी किसी भी माध्यम का पैरावैद्युतांक बराबर होता है उस माध्यम की निरपेक्ष उस माध्यम की वैद्युशीलता और बटे निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता, यानी के बराबर अपसालन बटे अपसालन जीरो। क्योंकि हमें तो यहाँ पे अपसालन निकालना है, तो जब अपसालन को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, के इंटू अपसालन जीरो। तो अपसालन बराबर आ जाएगा के इंटू अपसालन जीरो। तो बस अपसालन बराबर के की वैल्यू कितनी है, 81.0 और इंटू अपसालन जीरो कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई लेते हैं तो ये आ जाता है 716.85 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ा सा दशमलव को एडजस्ट कर लेते हैं, सही आंसर वही होता है जब दशमलव से पहले सिर्फ एक अंक होता है। तो ये दशमलव को यहाँ और यहाँ आ जाए, यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ लाने के बाद क्या होगा, दो घातें माइनस की कम हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास अपसालन बराबर 7.1685 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि दशमलव को हम दो स्थान इधर लेकर आए तो इसलिए दो घातें कम हो जाएंगी, माइनस की 12 से घट करके 10 रह जाएंगी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपसालन बराबर 7.17, क्योंकि ये संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है तो उन्हें हटा करके हम उससे पहले वाले में एक जोड़ देते हैं। तो 7.17 यानी 7.17 इंटू 10⁻⁻10 इतने कूलम स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अपसालन की वैल्यू ये आ जाती है हमारे पास, यानी उस माध्यम की जो विद्युशीलता है वो इतनी हमें हाथ लग जाती है। इसका जवाब भी था। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, दो सूक्ष्म गोले हैं जिनमें से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो बताइए दोनों के बीच वैद्युत बल कितना लगेगा। तो मैंने एक चित्र के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करी है। चित्र देख लीजिएगा ध्यान से करके, क्या कहता है ये कह रहा है, देखिए दो गोले हैं, एक गोला ए एक गोला बी। इसे ए कह दिया, इसको बी कह दिया, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इस गोले पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर भी 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी। देखिए ये इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब होता है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को छोटे एन से प्रदर्शित करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों की जब कमी होती है ना किसी भी धातु के टुकड़े पर या फिर किसी भी गोले पर, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्या है कि उस पर धनावेश है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब होता है धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता का मतलब होता है ऋणावेश। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसको उतना ऋणावेश बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उतना इस पर धनावेश आ जाएगा। ये तो पक्की बात है कि दोनों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो सीधी सी बात है दोनों गोलों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों के बराबर धनावेश होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10⁵ इलेक्ट्रॉनों के बराबर इस पर कितना धनावेश है, दूसरे गोले पर कितना धनावेश आ रहा है, वो आवेश की मात्रा हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये बात हमने आपको समझाई भी है। दोनों गोलों ए और बी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अतः दोनों गोलों पर कैसा आवेश होगा, ये धनावेश होगा। ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान रख करके हम पहले गोले पर और दूसरे गोले पर आवेश की मात्रा निकालते हैं। तो कैसे निकलती है आवेश की मात्रा, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा फार्मूला, क्यू बराबर एन ई होता है, जहाँ क्यू होता है कुल आवेश और ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश और एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चूंकि दोनों के दोनों गोलों पर ही 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसलिए दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा समान होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, Q1 और Q2 को बराबर रख दिया। क्यों रखा बराबर, अरे भैया दोनों गोलों पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा समान होगी ना, तो इसलिए जो पहले गोले पर आवेश होगा वही दूसरे पर होगा, और बराबर एन ई। एन की वैल्यू कितनी है, 10⁵ 10⁵ इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो एन की जगह मैंने 10⁵ रख दिया।
और गुणा ई का मान कितना बताया मैंने, 1.6 × 10⁻19। ई का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा याद रखें वो 1.6 × 10⁻19 होता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी मात्रा यही तो होती है। तो ये 1.6 × 10⁻19 हमने यहाँ पे रख दिया। जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो याद आएगा 1.6 × 10, ये -19 थे और ये जमा के 5 थे, तो -19 में से 5 घट जाएंगे तो -14 बचेंगे ना। तो इस तरीके से करके दोनों आवेशों की मात्रा कितनी आ जाती है, 1.6 × 10⁻14 कूलम आ जाती है, और वो भी धन आवेश, यानी दोनों ही आवेश धन आवेश के, और उनकी वैल्यू जो है वो ये है। बस आवेश की मात्रा निकाल ली, तो अब दोनों गोलों के बीच लगने वाले बल का वैद्युत बल का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। और कौन से फार्मूले से निकालते हैं वैद्युत बल का मान, जो कूलम का नियम था हमारा, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको वीडियो में दिया था। अब देख लीजिए तो वो क्या होता है फार्मूला, F बराबर 1/4πε0 K × Q2 बटे R², ये हमारा फार्मूला होता है। जहाँ 1/4πε0 K का मान क्या बताया था, 9 × 10⁻9 बताया था, और R का मान कितना दे रखा है, 1 मीटर। चित्र में देख लीजिएगा 1 मीटर दे रखा है, R का मान मैंने लिखा भी है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। दोनों गोले 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए, तो ये सारे मान उठाए और यहाँ फार्मूले में रख दिए, तो हमारे पास कितना आ जाता है, F इक्वल टू, इसकी जगह पर हमने क्या रखा था, 9 × 10⁻9 गुणा Q1 का मान भी 1.6 10⁻14 और Q2 का मान भी 1.6 10⁻14, याद हो गया मान, ठीक है। और बटे R का मान कितना था, 1 मीटर, तो जब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ऊपर वाली। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 1.6 और 1.6 की गुणा कितनी होती है, 2.56, और गुणा 10⁻9 ये रहा प्लस के, और 14 और 14 28 होगी माइनस की, तो 28 में से 9 घटा देंगे, कितने बचेंगे, 19 बचेंगे माइनस की, क्योंकि ये माइनस की प्लस की, तो माइनस की 19 नहीं बचेंगी। और इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 2.56 की और 9 की, इनकी गुणा करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास, और जिसके बाद -19, दशमलव को एक स्थान पहले ले लीजिएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं F बराबर 2.3, आगे 0 आ रहा है तो इस वैल्यू को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा 2.3, और एक घात कम हो जाएगी -18, क्योंकि दशमलव को हम एक स्थान पहले लेकर के गए हैं इसलिए, इतने न्यूटन। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों जो गोले थे वो धनावेशित थे। अब आपको मैंने पहले बताया था आपको कि दो 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 गोले हैं और उन पर दोनों पर धन आवेश है, तो सीधी सी बात उनके बीच कैसा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण का बल, क्योंकि सेम प्रकृति यानी एक जैसी प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति वाले आवेशों के बीच आकर्षण लगता है। चूंकि दोनों के दोनों गोलों पर धनावेश था, एक जैसी प्रकृति का था, इसलिए वो बल की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, प्रतिकर्षण हो जाएगी। तो इस तरीके से करके दोनों गोलों के बीच कितना फोर्स आ जाता है, F इक्वल टू 2.3 × 10⁻−18 इतने न्यूटन, और वो भी प्रतिकर्षण का रिपल्सन का ये फोर्स काम करेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलिए इसी क्रम में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, दो धनावेश हैं जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो दोनों आवेशों के अलग अलग मान क्या होंगे। ठीक है, क्या कहा सवाल में, आप एक बार बहुत ध्यान से समझे, दो धनावेश हैं जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। ठीक हो गया, दोनों धनावेश हैं और 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित तो करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों धनावेश है ना, आप ध्यान दो इस बात पे, दोनों धनावेश है तो प्रतिकर्षित तो करेंगे, कितने बल से, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम, यानी दोनों आवेशों का जो योग है वो 9 माइक्रोकूलम हो तो दोनों के अलग अलग मान क्या होंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार आप देखिए ध्यान से करके, क्या क्या दे रखा है हमें दे रखा है Q1 जमा Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम। हमने मान लिया कि पहला आवेश जो है Q1 है और दूसरा आवेश जो है वो Q2 है, तो Q1 और Q2 का योग जो दे रखा है हमें 9 माइक्रोकूलम दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया। ठीक हो गया, अब हमने क्या किया, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र हमने लगाया, F बराबर 1/4πε0 K × Q1 × Q2 बटे R² से F का मान कितना दे रखा है, दोनों के बीच कितना बल लग रहा था, 18 न्यूटन का। सवाल में देखो आप, सवाल में दे रखा है बिल्कुल दोनों के दोनों आवेशों के बीच 18 न्यूटन का बल, तो F की जगह मैंने कितना रख दिया, 18, और 1/4πε0 K का मान 9 × 10⁻9, और Q1 Q2 का मान नहीं दे रखा तो इसलिए मैंने Q1 Q2 को ऐसे रहने दिया, और बटे R² करा तो 0.1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि R का मान जो दे रखा है वो 0.1 दे रखा है, दिखाया भी रखा है। तो यहाँ से जब मैं Q1 Q2 का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 गुणा 0.1 गुणा 0.1, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, और बटे में कौन आ जाएगा, 9 × 10⁻9, 9 से 18 को काट दिया, 9 दूनी 18, तो इस तरीके से Q1 × Q2 बराबर आ जाता है 2 2 गुणा 10⁻9 पर जाकर के -9, और ये पॉइंट काटूंगा तो 2 घाते माइनस की इससे बन जाएंगी, तो 9 और 2 11 हो जाएंगी, तो 2 गुणा 10⁻11, या इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, अगर मैं एक जीरो यहाँ बढ़ा देता हूँ तो इसको 12 करना पड़ेगा, तो Q1 × Q2 बराबर 20 गुणा 10⁻12, चूंकि दोनों आवेशों का गुणनफल है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू Q1 × Q2 बराबर 20 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर। ओके, अब आपने गुणनफल में फार्मूला पढ़ा होगा, अब वो फार्मूला ये होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab। ओके,
लेकिन आप एक काम करें, ए की जगह तो Q1 और बी की जगह Q2 रख लें और पूरे फार्मूले को फिर दोबारा बनाएं तो ये फार्मूला इसी तरीके से आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 जमा Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4Q1 इंटू Q2, राइट। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या किया है, Q1 जमा Q2 का होल स्क्वायर, Q1 जमा Q2 हमारे पास कितना दिया था ऊपर, हमें दिया था 9 गुणा 10 की घात माइनस 6। वैसे 9 माइक्रो कुलाम था, लेकिन माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे तो कुलाम में आ जाएगा, राइट। तो इसको हमने 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6 कर दिया Q1 जमा Q2 को, और इसका होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, और माइनस के 4 इंटू Q1 इंटू Q2 कितना आया हमारे पास, Q1 इंटू Q2 आया हमारे पास 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12। तो हमने Q1 इंटू Q2 यहाँ पे डाल दी, तो ये आ गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 81 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 माइनस 20 इंटू 4 यानी 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, अब हमने क्या करा, 10 टू द पावर माइनस 12 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 81 माइनस के 80, और 81 में से 80 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा, सीधी सी बात है। तो कितना आ जाएगा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 12 आ जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट हो जाएगा, भाई स्क्वायर हटाऊंगा अभी तो स्क्वायर नहीं हटाऊंगा, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट पहुंच जाएगा। तो Q1 माइनस Q2 बराबर आ जाएगा रूट में 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, और रूट रूट निकालूंगा इसका तो 1 का तो 1 ही होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा माइनस के 6, इतने कूलम आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर, इतना तो कूलम आया। लेकिन इसको मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस से अगर हटाऊंगा तो उसे माइक्रो कूलम कह दूंगा, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम, ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10 की घात माइनस के 6 कूलम होते हैं ना, तो माइनस के से हटाऊंगा तो ये माइक्रो कूलम में आ जाएगा, म्यू फॉर माइक्रो सी कूलम, ठीक। और Q1 जमा Q2 मुझे समीकरण फर्स्ट में क्या दे रखा था, 9 माइक्रो कूलम, दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलम दे रखा था ना ऊपर, समीकरण नंबर फर्स्ट में ऊपर दिया तो था। तो ये दोनों समीकरण मैंने यहाँ पे लिख ली और इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने पर क्या होगा, ये माइनस का Q2 है, ये प्लस का Q2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और Q1 Q2 जुड़ जाएंगे तो Q1 हो जाएगा और बराबर 9 और 10 माइक्रो कूलम आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से मैंने Q1 निकाल लिया, तो Q1 कितना आ गया हमारे पास 10/2 यानी 5 माइक्रो कूलम। इस तरीके से हमारे पास पहले वाले आवेश का मान तो आ जाता है 5 माइक्रो कूलम। अब हमने क्या किया, Q1 का मान उठाया और समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दिया। समीकरण फर्स्ट क्या थी, Q1 जमा Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, ये तो थी ना समीकरण फर्स्ट। तो इसमें जब मैंने Q1 का मान रखा, Q1 का मान कितना है हमारे पास 5 माइक्रो कूलम, तो Q1 की जगह मैंने 5 माइक्रो कूलम रख दिया, Q2 अपनी जगह रखा हुआ बराबर 9 माइक्रो कूलम। जब मैं 5 माइक्रो कूलम को उठा के इधर लेके जाऊंगा तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5, तो Q2 बराबर कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से करके पहला आवेश तो आ जाएगा हमारे पास 5 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश आ जाएगा हमारे पास 4 माइक्रो कूलम। तो ये आ जाते हैं दोनों के दोनों आवेशों की मात्रा, राइट। तो ये था आज का मटेरियल, और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए अंक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।